हेलो एवरीवन, ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। हम लोग बेसिकली एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे जिसमें हम लोग रेन फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस को देख रहे थे। अब वर्ल्ड में जो जितने भी रेन फॉरेस्ट हमें दोस्तों देखने को मिलते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जिसकी इम्पोर्टेंस है वो है अमेजन के रेन फॉरेस्ट। और अमेजन के रेन फॉरेस्ट बताओ कौन सी कंट्री के अंदर है, कहाँ पाए जाते हैं? ब्राज़ील। और अगर कोई मुझे कॉन्टिनेंट बताए तो मैं क्या बोलूँ? साउथ साउथ अमेरिका। साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट नहीं है, ठीक है श्रेया, साउथ अमेरिका। ठीक है। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं यार। तो इम्पोर्टेंस क्या है अमेजन रेन फॉरेस्ट की, सबसे पहले इसको देखते हैं। देखो, सबसे पहली तो एक इम्पोर्टेंस यही है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम लोग इनको क्या कहते हैं, जल्दी बताओ। ये अर्थ के क्या है, कौन सा ऑर्गन कहते हैं हम लोग इनको? लंग्स हैं। पता ना, किडनी लिखकर मत आता ना, किडनी ऑफ अर्थ, ठीक है। लंग्स हैं, फेफड़े हैं। अच्छा मुझे बताओ, सिर्फ इसी जगह को लंग्स क्यों कहते हैं? बाकी जंगल वगैरह तो श्रेया, हमारे जो खेत वगैरह होते हैं, हरियाली होती है, पंजाब में भी होते हैं, मेरे मध्य प्रदेश में भी होते हैं। अतिथि हमारे जो यूपी की साइड है, वेस्ट बंगाल की साइड है, हर जगह पर होता है। तो हरियाली तो बहुत सारी जगह पर है पृथ्वी पर, लेकिन यहाँ पर इसको लंग्स क्यों बोला जा रहा है फिर? हाँ, बहुत लार्ज एरिया है और एक साथ इतना बड़ा एरिया है कि एक साथ इतना बड़ा एरिया कहीं और देखने को नहीं मिलेगा हमें, राइट? तो अगर हम लोग इसको बोलें कि कोई हमसे पूछे अतिथि प्रदन्या के इनको लंग्स ऑफ द अर्थ क्यों बोला जाता है, तो श्रेया उसका आंसर ये होगा कि दुनिया में जो भी मतलब जितना भी एक तरीके से आप कह लो कि ऑक्सीजन प्रोडक्शन है, इन टर्म्स ऑफ कि नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं, ट्रीज के बेसिस पे ऑक्सीजन प्रोडक्शन होगी, तो वहाँ पर यहाँ पर एक पूरी की पूरी आपको चेन देखने को मिलती है। ठीक है, चेन देखने को मिलती है। अमेजन बेसिन जो है, अमेजन बेसिन क्यों बोला जा रहा है यहाँ पर, मैं आप लोगों को पहले एक वर्ड क्लियर कर देता हूँ। बेसिन, ये बेसिन वर्ड किसके साथ एसोसिएटेड होता है ज्योग्राफी में? लैंड के साथ, रिवर के साथ, क्लाउड्स के साथ, किसके साथ एसोसिएटेड होता है ये? रिवर्स के साथ। देखो, बेसिन का सिंपल सा मतलब ये होता है, कोई ट्राई करना चाहेगा आप में से, बताओ कि बेसिन का मतलब क्या होता है? कोई? हाँ हाँ, इसको बिल्कुल यही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। एक ज़मीन है, ज़मीन का टुकड़ा है, लैंड मास है। पानी कहीं से भी अगर गुजरता है तो नीचे कोई ना कोई लैंड मास तो श्रेय होता ही होता है ना? तो जिस भी एरिया को पानी जो है ना ड्रेन करता हुआ जा रहा है ना, भिगाता हुआ जा रहा है, गीला करते हुए जा रहा है, ओके, वो उस जगह का होता है बेसिन। अब क्योंकि रिवर वहां से निकल रही है और रिवर यहां पर अगर यहां से गुजर रही है, तो क्या मैं ऐसा कह दूं, नंबर वन, एक तो ये जगह, इस जगह पर जहां से रिवर निकल रही है मॉइस्चर होगा। दूसरा, हम जानते हैं कि रिवर अपने साथ फ्रेश एलुवियल डिपॉजिट लेकर आती है, तो यहां पर सेडिमेंट्स भी होंगे। तीसरा, क्या मैं ये कह दूं कि मॉइस्चर है और सेडिमेंट्स हैं, तो ये वाला एरिया फर्टाइल भी होगा, है ना? अब ये सब कुछ किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया? यहां पर मैं तारीफ किसकी करूं, योगदान किसका है यहां पर सारा का सारा? रिवर्स का। तो क्या मैं इसको रिवर बेसिन भी बोल सकता हूं इस एरिया को, ये जो जमीन है? बिल्कुल। और अच्छा, अब ये मॉइस्चर है यहाँ पर, सेडिमेंट्स हैं, यहाँ पर फर्टिलिटी है, तो कौन सी कंडीशन अच्छी है? मैं इस जमीन पर, इस टुकड़े पर क्या कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं? वेरी गुड, एग्रीकल्चर। ठीक है। तो अमेजन बेसिन का मतलब क्या है? यहां से डेफिनेटली एक रिवर भी निकलती होगी। क्या आप लोगों ने अमेजन रिवर के बारे में सुना है? नाइल के बाद सबसे, नाइल रिवर के बाद सबसे ज्यादा इसी की तारीफ होती है। लॉन्गेस्ट रिवर नाइल है, लार्जेस्ट रिवर अमेजन है। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, नाइल के अंदर कौन सा जीव पाया जाता है, जल्दी बताओ। और नाइल नदी कहाँ की है? इजिप्ट की। और कॉन्टिनेंट अगर कोई आपसे पूछे तो इजिप्ट कहाँ पर है? अफ्रीका, याद रखना।
कई लोग जानते नहीं है, कई लोग गलती से ना एशिया लिखाते हैं, उसे अफ्रीका का पार्ट है वो, ठीक है। और नाइल नदी के अंदर कौन सा रेप्टाइल पाया जाता है? डॉल्फिन नहीं, उसके ऊपर मूवीज भी बन चुकी हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। क्रोकोडाइल नहीं, क्रोकोड कौन सी मूवी है भाई? क्रोकोडाइल 1, क्रोकोडाइल 2, क्रोकोडाइल 3, मुझे भी दिखवा दो जरा। एनाकोंडा, ठीक है। तो अमेजन बेसिन जो है, इट प्रोड्यूसेस अबाउट 20% ऑफ द वर्ल्ड्स फ्लो ऑफ फ्रेश वाटर इनटू द ओशन, ठीक है। यानी कि देख रहे हो, जो ये नदी से, या फिर ऐसा बोले जंगलों से होते हुए जो नदी ये जा रही है, ठीक है, इसके अंदर फ्रेश वाटर है अमेजन यहाँ से। यानी कि एक बात मुझे पता लग गई ना, ये मुझे कुछ भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से एक हिंट मिल गई प्रदन्या, कि अमेजन रिवर जो है उसका पानी कैसा है बताओ, सलाइन पानी है या फ्रेश वाटर है? फ्रेश वाटर है। अब पता है क्या है, आप कभी भी आप लोग क्वेश्चन उठाकर देखना, श्रेया, अतिथि, यूपीएससी बड़े चालाकी खेलता है कि इनमें से किसका, कौन सी नदी का पानी फ्रेश वाटर है। अब हम क्या सोचते हैं भाई, इस नदी के बारे में सुना है, सारी नदियां सुनाई है, वर्ल्ड की कितनी फेमस रिवर है, लेकिन ये तो कभी जाने नहीं कि फ्रेश वाटर है कि सलीन वाटर है, ठीक है। इसको एक बार के लिए याद रखना, ठीक है, कि इसका पानी फ्रेश वाटर है। तो हाँ, तो अमेजन रिवर जो है इसमें फ्रेश वाटर है, ये हमें पता लग गया। अच्छा, अब मुझे एक बात बताना ज़रा अतिथि, कि ये बोल रहा है अमेजन बेसिन से जो अमेजन रिवर निकलती है भिगोते हुए, ये जो 20% जो पानी का जो मतलब जो भी इसका फ्लो है, परसेंट छोड़ो एक बार के लिए, वो कह रहा है कि फ्रेश वाटर जो है ये ओशन में जाकर गिरता है, और दुनिया का जितना भी फ्रेश वाटर है लगभग उसका 20% पानी इसके पास है, लेकिन ये ओशन में जाके गिर रहा है। तो श्रेया, ये यूज का हो रहा है कि वेस्ट हो रहा है? वेस्ट हो रहा है। लेकिन अब मुझे अतिथि ये वाली बात बताओ प्रदन्या, कि फ्रेश वाटर गिर रहा है ओशन के अंदर, ओशन के ऊपर इससे क्या इफेक्ट आता है? कभी भी अगर मैं बोलूं कि फ्रेश वाटर ओशन के अंदर गिर रहा है, वैसे तो बहुत मिनिस्क्यूल क्वांटिटी में इसके ऊपर इफेक्ट आएगा, ऐसे तो जनरली आएगा भी नहीं, लेकिन मतलब मान लो, ध्यान से समझना, ये आपके पास एक ग्लास है श्रेया, ठीक है, आप पानी पी रहे हो उसमें, और ये ओशन वाटर है, मैं इसके अंदर फ्रेश वाटर पोर करते चले जा रहा हूं, क्या इफेक्ट होगा इस ग्लास के ऊपर जिसके अंदर ओशन वाटर भरा हुआ है? क्या इफेक्ट होगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यही जानना चाहता था। सैलिनिटी डिक्रीज हो जाएगी। ओके, कोई बात नहीं, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि अब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, डोंट, मतलब ऐसा कभी भी इसके ऊपर मेहनत करने की कोशिश मत करना कि इनमें से कौन सी नदी है कि जो ओशंस का खारापन कम कर देती है। भाई ऐसा कोई बकवास वाहियात ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला, ठीक है। ये तो बस एक जानने का तरीका है, क्योंकि ऐसे हर एक लाइन की इंटरप्रिटेशन हमें अपने खुद से जाननी, ताकि हमारा दिमाग ओपन रहे कि राइटर बोल क्या रहा है, ठीक है। उसके बाद इट रिटर्न्स एटलीस्ट 75% ऑफ द मॉइस्चर टू द वेस्टवर्ड मूविंग एयर मास। यानी कि अब यहां पर रिवर निकल रही है, ठीक है, यहां पर दो चार ज्योग्राफी के फिनोमिना हैं, अभी वो आपको समझ में नहीं आएंगे, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, बाद में। लेकिन आप ऐसा मान लो कि जैसे हम इवेपोरेशन में डिस्कस करते हैं ना, एयर मास क्या होता है? ये जो हवा के मॉलिक्यूल्स हैं एक जगह एकत्रित होकर सारा का सारा मॉइस्चर है वो कैरी कर रहे हैं आसमान में, है ना। हवा का लोड बढ़ जाएगा, बादल बनेंगे, और वो फटेगा तो बारिश होगी। तो यानी कि आपको ये बोल रहा है कि जो 75% जो ये मॉइस्चर है, ये वेस्टवर्ड मूविंग क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो जिस भी जगह पर ये जंगल हैं, तो इसके वेस्टर्न साइड पर एक एयर मास होता है, एयर करंट होता है, उसमें 75% मॉइस्चर ये दोबारा ऊपर दे देते हैं आसमान में,
और वहां से फिर बारिश होती है। कुल मिलाकर देखो ना, ये रेन फॉरेस्ट है, तो क्या सूखे पड़े होंगे ये बताओ? नाम से क्या पता लग रहा है? ये क्या सूखे होंगे? नहीं, बारिश होती है। और ये जो वेस्ट वर्ड मूविंग एयर मास की बात कर रहे हैं ना, आई नो अभी आपको ये समझ में नहीं आया होगा जो भी मैंने बोला। डेफिनेटली 100% आप में से किसी को एक भनक भी नहीं लगी होगी कि ये हमें पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है। इसका मतलब पता है कि ये बोलना क्या चाह रहा है? टिपिकल लैंग्वेज लिखी हुई है यार। ये बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि यहाँ पर जो ये अमेजन बेसिन जो है, इससे जो भी पानी आता है या पानी की कोई भी प्रक्रिया होती है इन जंगलों के अंदर, इससे एक वाटर साइकिल यहाँ की मेंटेन रहती है। 75% पानी एटमॉस्फेयर में जाता रहता है और वो बार बार सेम जगह पे गिरता रहता है, इसलिए इनकी हरियाली बरकरार रहती है। ये बोलने की कोशिश कर रहा है। अब उसने फालतू में बस ये चीज़ ऐड कर दी कि वेस्ट वर्ड मूविंग एयर मास की वजह से यहाँ पर ऐसा होता है। अब आपको एक मजाक की बात बताऊं, आपने पहली बार टर्म सुनी तो आप ये सोचोगे कि अमेजन रेन फॉरेस्ट में जो बारिश होती है ना, उसके लिए जोग्राफिकल फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल होता है। अरे भाई, दुनिया में किसी भी रेन फॉरेस्ट की तरफ चले जाओ, वहाँ वेस्टवर्ड नहीं तो ईस्टवर्ड होगा, नॉर्थवर्ड होगा, साउथवर्ड होगा, एयर मास हर जगह पर होता है। क्योंकि बारिश का फिनोमेना जो होता है या फिर हवा में जो मॉइस्चर का कंटेंट होता है, तो मॉइस्चर का कंटेंट है तो हवा के अंदर, हवा के मॉलिक्यूल्स के अंदर, यानी कि एक भारीपन है। कुछ तो वेट होता ही होगा ना हवा के एयर मॉलिक्यूल्स का, बताओ, है ना? और अगर उसके अंदर मॉइस्चर है तो और वेट होता होगा। जैसे जो मान लो कि आप ना शायद से गए हो, नहीं गए हो मुझे नहीं पता, मुंबई पे जाना कभी या किसी कोस्टल किनारे जाना, तो मरीन ड्राइव है ना मुंबई में, तो वहां पर आपको ना फील होता है कि आपको ना फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, वो नदी का ना कुछ भाप सी आ रही है आपके मुंह पे, है ना? गोवा में भी ऐसे ही फील होता है। या फिर आप अगर साउथ साइड जाओ तो ऐसा फील होता है। कभी आप सदर्न हिस्से में गए होगे श्रेया, साउथ इंडिया वगैरह, जैसे बेंगलुरु वगैरह, या फिर कोस्टल किनारे गए होगे, है ना? ह्यूमिडिटी आती है ना, फील होती है। वहां के लोगों को गर्मी नहीं लगती, पसीना बहुत आता है ना? गर्मी नहीं लगती, एक गर्मी एक अलग चीज होती है। हॉटनेस नहीं लगती, ह्यूमिड फील होता है ना? ऐसी मुंबई में आदमी ना पसीने पसीने से भीगा रहता है ह्यूमिडिटी की वजह से। तो यहां पर बेसिकली बताना ये चाह रहा हूं मैं कि हर एक हवा के अंदर एक मॉइस्चर का कंटेंट अगर वो बढ़ता है ना, तो वो कैसे ना कैसे करके हमें फील होता है कि हाँ भाई, हवा में एक भारीपन है। ठीक है? अब यही जो भारीपन होता है, जब ये हवा में ऊपर जाता रहता है, जाता रहता है, जाता रहता है, और बादल बन जाते हैं, वो बादल फटते हैं तगड़ी तरीके से, एंड बारिश होती है। ये हमें पता है। अब आपसे राइटर ये बोल रहा है, इनफैक्ट हर एक जो कंट्री है साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका क्या है? कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिका में हर एक जो कंट्री है, ये जो अमेजन रेन फॉरेस्ट और अमेजन रिवर के पास जो भी मॉइस्चर ये बनता है, वो इससे बेनिफिट करती है। बेनिफिट करती है, इसका मतलब ये राइटर क्या बोलना चाह रहा है? क्या बेनिफिट मिलता है? क्या गिरता है यहां पर? रेन गिरती है। सिर्फ एक ही कंट्री ऐसी है, सिर्फ एक ही कंट्री, वो है चिली। इसको कई लोग चाइल बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन चिली होती है, लेकिन अगेन इससे कोई मैटर नहीं करता हमारे एग्जाम में। मैं इन सब चीज़ों को बकवास मानता हूँ कि आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी है बुरी है। भाई, आपको ना पता होना चाहिए चीज़ें। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप किसी वर्ड को प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे, या फिर आपको बस लिखना आना चाहिए, आपको सामने वाले को बस बताना आना चाहिए। तो आप इसमें ज़्यादा कंसर्न मत हुआ करो कि मैं चाइल बोलूँ, चिली बोलूँ, आपकी मर्ज़ी भाई। ये डिटरमाइन नहीं करता कि इससे आप चिली अगर या इसको चाइल बोल दो तो आपकी रैंक 1 से रैंक 2 हो जाएगी। सब बकवास बातें। तो चिली में बारिश नहीं हो पाती, मॉइस्चर वहाँ पर रुक जाता है। अच्छा, जो मॉइस्चर होता है ना जिन हवाओं में, उनको बेसिकली इसने तो एयर मास बोल दिया, वेस्टवर्ड मूविंग एयर मास। इसको ना सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो इसको ना मॉइस्चर लेडन लेडन विंड्स बोलते हैं। मॉइस्चर लेडन विंड्स का मतलब क्या? लेडन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ जब आप कैरी करते हो, कैरी किसी भी चीज़ का जब एक लोड उठाकर चलते हो, उसको कहते हैं मॉइस्चर लेडन। तो यानी कि अगर ये, सॉरी, लेडन कहते हैं उसको। और मॉइस्चर लेडन का मतलब क्या है? और मैंने विंड्स लिख दिया। ये हवाएं क्या लेकर चल रही है? किस चीज़ का कैरी या लोड उठाकर चल रही है? मॉइस्चर का। और ये हवाएं जो होती हैं, जो मॉइस्चर उठाकर चल रही हैं, ये ऊपर जाते हुए मॉइस्चर को कहाँ डिपॉजिट कर कर आएंगी? क्या बनाएंगी? बादल। एंड वो बादल की क्या होल्डिंग कैपेसिटी होती है? फिर बादल अनलिमिटेड टाइम तक मॉइस्चर होल्ड करके रख सकता है? सबकी होती है ना। तो बस, लेकिन चिली में ना ये चीज़ ब्लॉक हो जाती है, इसको मॉइस्चर यहाँ पर मिल ही नहीं पाता, बिकॉज
बीच में आ जाते हैं पहाड़ जो कि कॉन्टिन्यूस रेंज है, एंडीज। एंड एंडीज कौन सी कंट्री में है? एंडीज पूरी एक रेंज है दोस्तों, एंडीज पूरी एक रेंज है साउथ अमेरिका में। ये पूरी की पूरी एक रेंज है, मेजर पार्ट इसका चिली में है, ठीक है। लेकिन अब ये एंडीज जो है ये मेजर पहाड़ हैं, और मैंने आपको एक वर्ड बताया था, जल्दी बताओ, ये एक पहाड़ तो नहीं है, पूरी चेन है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? माउंटेन, या फिर माउंटेन क्या नाम दिया था मैंने आपको? रेंज। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक जब सिंगल आइलैंड होता है तब उसको तो आइलैंड कहते हैं, जो पूरी चेन हो आइलैंड्स की उसको क्या कहते हैं? वेरी गुड, आर्किपेलागो। अच्छा एंडीज यहां पर है, तो यूरोप में क्या है फिर? ऐसे कौन से पहाड़ हैं, कौन से माउंटेन्स? हाँ एल्प्स भी हैं, चलो ठीक है ठीक है, एक और है मेजर। उरल माउंटेन्स, ठीक है। किस पे? बिल्कुल बिल्कुल, रशिया की बाउंड्री पे, और यही वो पहाड़ हैं जो कि बॉर्डर बनाते हैं यूरोप और एशिया का, क्योंकि यूरोप और एशिया, और इन्हीं पहाड़ों को कहा जाता है यूरेशिया वाला जो एरिया है, क्योंकि आपको पता है ना रशिया यूरोप में भी आता है और एशिया का भी पार्ट है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है? रशिया, ठीक है। अब अमेजन रेन फॉरेस्ट को हमने देख लिया, एक बार के लिए बस मैं दो चार चीज़ें आप लोगों को दिखा दूँ तो आप लोगों को और सही रहेगा। अमेजन, अमेजन बेसिन जो है ना बेसिकली वो इसके बारे में बात कर रहा है। याद है मैंने आपको जिगजैग वे में उस दिन एक चीज़ बता रहा था, मैं आशिमा का एक एग्जांपल लेके, देखो ये मटकते हुए ये भी बता रही थी, मेंडरिंग रिवर और ये करके। तो ये देख रहे हो, ये जो रिवर जा रही है ना अमेजन रिवर, ये इतने एरिया को ड्रेन करती हुई आ रही है। साइड में क्या बन रखा है, ये एरियल व्यू से अगर हम देख रहे हैं तो ये क्या बन रखा है साइड में, क्या है ये? फॉरेस्ट है, जंगल है, ठीक है। और इतने हिस्से में पूरा फैल रखा है ये देखो, काफ़ी मेजर हिस्सा नहीं है कॉन्टिनेंट के हिसाब से, बताना ज़रा, है ना? ये देखो, और नीचे की साइड अगर हम लोग चले, एरियल व्यू तो देख लिया, अंदर घुसे तो देखो ये है। अब यहाँ एक सेकेंड, अब यहाँ क्या सूखा दिख रहा है आपको, बताओ? सूखा दिख रहा है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। क्या मैं ये भी कह सकता हूँ कि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा वेरिड होगी, बहुत रिच होगी, प्लांट्स की भी, फ्लोरा की भी, फोना की भी, है ना? एंड मॉइस्चर देखना है, ये देखो हवाओं में दिख रहा है मॉइस्चर एक तरीके से, है ना? जंगलों में जैसे रहता है एक प्रकार से धुंध पड़ जाती है ना, जैसे कोहरा, पहाड़ी इलाकों में जाओ, एकदम से धूप, एकदम से बारिश, एकदम से धूप, एकदम से बारिश, फिर कोहरा कोहरा सा हो जाता है, धुंध सी पड़ जाती है ना? जरूरी नहीं है कि वहां पर हमेशा आपको ठंड फील हो रही हो, गर्मी फील हो रही हो, लेकिन धुंध पड़ जाती है। तो वो क्या है? मॉइस्चर लेडन विंड्स। एंड ये मॉइस्चर ऊपर जाता है, फिर पानी बरसा देता है थोड़ी देर बाद। पहाड़ों पे यही तो होता है कि आप धूप देख कर निकले घर से बाहर, है ना, कि आपने काम चलो हो आते हैं, कहीं घूम आते हैं, और एकदम से बारिश होने लग जाती है, फिर वो रुकती है, फिर होने लग जाती है, फिर होती है, फिर वो रुकने लग जाती है। अब उनके यहाँ ना सीजन नहीं होता जनरली पहाड़ों पे ये प्रक्रिया कॉन्टिन्यूस रहती है। मानते हो इस चीज़ को? यही चीज़ है, यही कह रहा था वो आपसे। तो जो अमेजन की बात बता रहा था, वो कहता है वेस्ट में एक एयर मास होता है और ऐसा, वो उसको छोड़ो, वो बकवास एक्सप्लेनेशन है। कुल मिलाकर मॉइस्चर लेटेंट विंड्स, और ये सिर्फ अमेजन की बात नहीं है कि वो एयर मास की बात कर रहा था, भाई एयर मास हर जगह वर्क करता है पूरी पृथ्वी पर, ठीक है। और एयर मास के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है मीन्स में भी। तो ये तो मैंने आपको दिखा दिया, एक एक चीज़ और दिखानी है, हाँ मैं एक बार के लिए ज़रा ना आपको ये एंडीज भी दिखा देता हूँ। ये देखो एक रेंज देखना, एंडीज को ना मैं सबसे पहले एंडीज माउंटेन का मैप दिखाता हूँ। ये लो, सबसे पहले एक इजी सा मैप देखो, ये देखो क्या लिखा हुआ है, द एंडीज। अब देख रहे हो प्रधन्या, अतिथि, ऊपर से लेते हुए श्रेया, नीचे पूरा इसका ये एंड है, ठीक है। देख लिया, इसको देख लिया अच्छे से, ठीक है। अब ना एक गेम समझते हैं। गेम ये समझते हैं, हम चलते हैं साउथ अमेरिका का मैप।
अब देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखना। साउथ अमेरिका का मैप आपको दिख गया, ऑरेंज कलर का तो ब्राज़ील दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अमेजन रेन फॉरेस्ट हैं, लेकिन और भी जगह पर है, जनरली ब्राज़ील में फैले हुए हैं। लेकिन आप ना ये डार्क ब्लू कलर का एक चीज़ देखो, ये कौन सी कंट्री है? चिली, चिली। ओके, एंड मैं वापस आ रहा हूँ इस पे, एंडीज पे। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि एंडीज यहाँ पर है और चिली थोड़ा सा पीछे रह गया, थोड़ा सा पीछे, है ना? यही कह रहा था कि चिली जो है वो मॉइस्चर लेडन जो विंड्स आती हैं वो उससे ब्लॉक हो जाता है। अब देखना आप लोग, एक बात बताता हूँ मैं आपको। हम एक बार के लिए इस पे ही चलते हैं। तो एंडीज है, ये रहा। अब ध्यान से देखना, अब आपका पूरी एक्सप्लेनेशन वो कवर हो जाएगी। एक बार के लिए इसको जानना ना ज़रूरी है, नॉट ओनली कि हम यहाँ पर इसके लिए इतना टाइम लगा रहे हैं, लेकिन हमारी ज्योग्राफी में भी बहुत मदद हो जाएगी। अब मेरी बात एक सुनो ध्यान से, ये जितना भी हिस्सा ये ऑरेंज कलर का दिख रहा है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये वाला प्लस ऊपर का कुछ और कंट्रीज़ का हिस्सा कवर होगा, ये सारा का सारा अमेजन रेन फॉरेस्ट है? बोल सकता हूँ, ठीक है। एंड यहीं पर, इसी जगह पर जहाँ पर भी अमेजन रेन फॉरेस्ट है, यहीं पर जो है वो मॉइस्चर बनेगा, मॉइस्चर लेडन विंड्स बनेगी, है ना? अब ध्यान से देखने की कोशिश करना, ये क्या होता है? मॉइस्चर लेडन विंड्स जो हैं, उसने आपको क्या बोला, ध्यान से सुनना, कि ये कौन सी साइड बनती हैं? उसने क्या नाम दिया था एयर मास का? नॉर्थ, ईस्ट के वेस्ट के साउथ? वेस्ट। यानी कि ये सारा का सारा जो मॉइस्चर लेडन विंड्स है वो इस साइड बन रही है ना। ये जनरली वो ये बता रहा है कि एयर मास, सॉरी मॉइस्चर लेडन विंड्स नहीं कहना चाहिए, वो तो कहीं पर भी बन सकती हैं। ये एयर मास ज़्यादा जो है वो यहीं पर है, यानी कि सारी चीज़ें यहाँ से कलेक्ट होकर ये कुदरती रूप से ये कह रहा है कि सारा सामान मुझे दे दो, मैं डिलीवर कर दूंगा ऊपर बादलों तक। क्या ये यही बोलने की कोशिश कर रहा है ना? अब इस प्रक्रिया में होता क्या है, अब वेस्ट तो सिर्फ ऊपर वाला वेस्ट की साइड तो नहीं है, वेस्ट तो ये भी 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 है, और वेस्ट ऊपर भी है। क्या ये पूरा वेस्ट ही वेस्ट है ना इस साइड? तो पूरा का बोल सकता हूं ऐसा। अब क्या है, ये जो मॉइस्चर जैसे ही एरो इस तरफ आने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर कौन से बैरियर्स हैं? बैरियर्स एंडीज। और एंडीज के बाद क्या पड़ जाता है? कौन सी कंट्री? चिली। तो अब देखो ना, यहां से जब वेस्ट की साइड निकलेंगे, क्या पैराग्वे को मदद होगी, बोलीविया को मदद होगी? यहां पर देखो, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद से, ये मैं मिटा देता हूं एक मिनट के लिए, एक मिनट इसको क्लियर कर देते हैं। हाँ, अब देखो, क्या ये जो वेस्टर्न साइड में जितनी भी हवाएं जाएंगी, कोलंबिया को मदद होगी, इक्वेडर को मदद होगी, पेरू को होगी, बोलीविया को होगी, पैराग्वे को होगी, उरुग्वे को होगी, अर्जेंटीना को होगी? क्या सबको हो सकती है? सबको, हर जगह पर ये वेस्ट 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 इधर आ रहा है, लेकिन एक कंट्री ब्लॉक हो जाएगी, चिली। क्यों? बिकॉज ऑफ पहाड़, एंडीज। क्यों? क्योंकि देखो ना, एंडीज यहां पर और फिर उसके बाद चिली यहां पर, बस ये आ जाता है। और चिली देख रहे हो, चिली की कंट्री की अगर आपको कोई बोले कि शेप बताओ, तो भाई वो कोई शेप नहीं है, ये नागिन शेप है बस इसकी, और कुछ नहीं है। एनाकोंडा है ये भी। चिली भी खतरनाक है, देखो प्रदना तुम्हारी तरह डस सकती है भी। ठीक है, ये चीज़ आप, थर्ड पॉइंट आप समझ में आ गया अच्छे से, और सेकंड पॉइंट के साथ कनेक्शन आ गया अच्छे से समझ में। हम्म अब पता है क्या, ये चीज़ें समझना टिपिकल सी हो जाती हैं। जैसे कि अभी तो आप बोल के निकल जाओगे हाँ, अगर मैं समझाता नहीं ना मैप दिखा के, तो आपको ना ये आप इमेजिन कर नहीं पाते। वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि अभी ज्योग्राफी के थोड़े से कंसेप्ट नहीं होंगे, या मैप वो नहीं होगा, दिमाग में ध्यान नहीं होगा। लेकिन अब आपको पता लग गया होगा कि ये बोल क्या रहा है, ये चिली ही क्यों ब्लॉक हो जाता है, बाकी कोई ब्लॉक क्यों नहीं होती,
है ना। अब आपको दिक्कत नहीं आएगी, भले ही हमने 3 3 लाइनों में इतना इतना टाइम लगाते हैं, लेकिन इट इज़ टोटली वर्थ इट। अब ये सेम है ना ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी में नहीं करनी पड़ेगी जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो। आगे बात करते हैं, थ्रेट क्या है। नंबर वन, अमेजन, ये सारा टॉपिक अमेजन रेन फॉरेस्ट के बारे में ही चल रहा है दोस्तों, ठीक है। थ्रेट क्या है अमेजन रेन फॉरेस्ट को। एक तो है, सबसे बड़ा जो थ्रेट है, फ्रीक्वेंट फायर्स लगते रहते हैं अमेजन रेन फॉरेस्ट के अंदर। क्या, ये क्या बोल रहा है भाई, नाम ही रेन फॉरेस्ट है, यहाँ पर बारिश होती है। अभी ऊपर इतनी तारीफें कर रहा था, 75% मॉइस्चर आता है, वेस्टवर्ड मूविंग एयर मास होता है, सिर्फ चिली ब्लॉक हो जाती है, बाकी सबको तो घना कैड़ा पानी मिलता है। अब नीचे कह रहा आग लग जाती है। तो क्या लोग पेट्रोल लेकर घूमते रहते हैं यहाँ पर, ये क्या है। और सबसे पहला पॉइंट तो मेरे होश ही उड़ाकर रख देता है। नाम है रेन फॉरेस्ट, और थ्रेट में सबसे पहला थ्रेट मुझे बता रहा है सूखा पड़ जाता है यहां पर। अब इसको देखकर तो मन से एक ही चीज निकलती है प्रतन्या, WTF। मतलब देख रहे हो श्रेया कि मतलब कुछ कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं हमारे साइंस के, इकोलॉजी, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी के, हम उसमें एजम्पशन नहीं लगा सकते कि भाई ये रेन फॉरेस्ट और ये कभी ड्रॉट नहीं पड़ सकता यहाँ पर, ऐसा करके चीज़ें पता हैं तो ही हो सकती हैं वो। यहाँ पर कोई मतलब तुक्केबाजी काम नहीं चलेगी, है ना। पढ़ ही नहीं रखा और फिर हम सोचेंगे नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। अब देखो इसके पीछे भी एक रीज़न है। यहाँ पर क्या है कि ये जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है ना, प्राकृतिक रूप से खुद में उनमें इतनी क्षमता है कि वो वहाँ पर बारिश करवा सकें। आई रिपीट, नेचुरली दे आर मच मोर कैपेबल कि वो वहाँ पर बारिश करवा सकें। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ड्रॉट्स की प्रक्रिया होने लग गई है ना, ये किसकी देन है, ये इंसानों की देन है, यानी कि मैन मेड एक्टिविटीज़ की वजह से ऐसा हो रहा है रिसेंट ईयर्स में, ठीक है। ये जो एमेजोनियन फॉरेस्ट है और जो दूसरे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, ये देख रहे हो पहले तारीफ कर रहा है, यूजली ये इम्यून है फायर से। क्यों भाई, मॉइस्चर कंटेंट ही इतना ज़्यादा है, मॉइस्चर कंटेंट ही इतना ज़्यादा है, पत्तियां गिली पड़ रखी हैं, सब कुछ गिली पड़ रखी है। गीली माचिस जलती है क्या हमारे घर में, बताओ। माचिस गीली हो जाए जलती है, नहीं ना। पेपर गीला हो जाए पेपर को जला दोगे, गत्ता गीला हो जाए जला दोगे, नहीं जलते ही नहीं है। पन्नी गीली है, कुछ भी, कोई भी चीज़ गीली यार, आप जला ही नहीं सकते उसको आसानी से, बुझ जाएगा थोड़े टाइम के बाद जाके। क्योंकि देखो ना यहाँ पर ऐसा है कि चलो एक चीज़ में फायर लगना स्टार्ट भी हुई, आगे फिर मॉइस्चर है, फिर फायर लगना स्टार्ट हुई, फिर मॉइस्चर है, यानी कि फायर कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर सकती, बैरियर है इसको। ये फायर यहाँ से गई, इसको ये बैरियर है, कौन सा बैरियर है, मॉइस्चर का हर जगह गीला पड़ा हुआ है। तो भाई जब पहली पॉइंट में इतनी तारीफें कर रहा है, फिर ड्रॉट वाली बात कहाँ से आ गई एकदम से, ठीक है। हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है ऑफ द अंडरग्रोथ बीनीथ द प्रोटेक्शन ऑफ द कैनोपी ट्री कवर, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ भीग रखा है, मॉइस्चर है, सब में गीलापन है, सब में अच्छा खासा। अभी अंडरग्रोथ का मतलब बेसिकली ये है, जो जमीन है ना वो रूट्स हैं, और कैनोपी से लेकर पूरे नीचे बेस तक, कैनोपी आप समझ गए थे ना, ट्री का जो टॉप होता है जो अम्ब्रेला की तरह बनता है, वहां से लेकर नीचे पूरा हर जगह अगर आप इसको टच करोगे, इसकी लकड़ियां टच करके देखोगे, पत्तियां टच करके देखोगे, बेल हैं, डाल हैं, फूल पत्तियां हैं, सब पे हल्का हल्का आपको मॉइस्चर देखेगा, मतलब पानी की बूंदे या फिर बौछार आपको देखेगी, गीले हैं मतलब वो सारी चीजें। लेकिन यहां पर ऐसे 3 से 4 बार कुछ एक इवेंट्स हुए क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, जिसने हमारा इस दृष्टिकोण को बदल के रख दिया, इस परसेप्शन को बदल के रख दिया। क्या हुआ, ड्रॉट्स आए यहां पर, और ये ऐसे वैसे ड्रॉट भी नहीं थे, सीवियर ड्रॉट थे, सीवियर। ये घटना बन गई मेजर, जैसे हम लोग कहते हैं ना भोपाल गैस ट्रेजेडी, हिरोशिमा नागासाकी वाला अटैक, ऐसे ये ना सूखा पड़ गया यहां पर। 1997 टू 1998 का सीवियर ड्रॉट, 2005 का सीवियर ड्रॉट, 2010 का सीवियर ड्रॉट, और 2019 का सीवियर ड्रॉट। यानी कि आप एक चीज देख रहे हो, 97 टू 98, ध्यान से देखने की कोशिश करना, 97 टू 98, चलो 98 पकड़ के चल लेते हैं। यहां पर जब दूसरा ड्रॉट आया तो उसमें गैप था, ठीक है। फिर जब ये आया तो ये गैप कम हो गया, चलो फिर एफर्ट्स मारे होंगे तो चलो 9 साल लग गए। लेकिन क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि अब आने वाले टाइम के अंदर, इस डिकेड के अंदर जो 2020 चल रहा है, फिर से एक ड्रॉट आ सकता है यहां पर, अगर आ चुकी है पास में तो?
पॉसिबिलिटी है ना। अब ये जो इवेंट्स है ना, वैसे तो मैं कभी कुछ किसी चीज़ को याद करने को या डेट्स वगैरह या ईयर्स होते हैं मेरे को पसंद भी नहीं है और मैं चाहता भी नहीं कोई लिखे, लेकिन अपने आंसर में वजन डालने को ना ये 4 इवेंट्स लिखा ना, क्योंकि छोटे मोटे इवेंट्स नहीं थे ये। मतलब ये चीज़ प्रदन ने आपके लिए नहीं है, मतलब ये मीन्स आंसर राइटिंग के परस्पेक्टिव से बता रहा हूँ, श्रेया अतिथि। ये 4 इवेंट्स लिख देना। एंड प्रदन ने कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा कि वो आपसे पूछे कि अमेजन में मेजर सीवर्ड डॉट्स इवेंट्स बताओ। भाई ऐसे तो वर्ल्ड में कितने सारे इवेंट्स होते हैं, हमें कहीं तो ब्रेक लगानी है ना। या अपने बर्थडे याद नहीं हो पाता कि कौन से साल पैदा हुआ हूँ मैं, ये सब याद कैसे रखूँ। तो ये जो सीवियर मेगा ड्रॉट्स हैं अमेजन के अंदर, इसके पीछे बड़े लार्ज स्केल क्लाइमेटिक इवेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं। अब ये जो साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, मैं फिर से दिखा देता हूं। ओके, यहां पर अमेजन जो फॉरेस्ट कवर है, मुझे बताओ ज्यादातर कौन सी साइड है, ईस्ट साइड है कि वेस्ट साइड है। सिर्फ अमेजन फॉरेस्ट कवर की बात कर रहा हूं मैं, रेन फॉरेस्ट की बात कर रहा हूं मैं। ईस्ट क्यों? क्योंकि ज्यादातर हिस्सा जो ब्राजील का दिख रहा है वो मुझे कौन सी साइड दिख रहा है? ईस्ट। अगर मैं इस कॉन्टिनेंट को देखो ना, बीच में से काटूं और 4 हिस्से बना दूं, ये ईस्ट साइड पे ही दिख रहा है ना मुझे। अब ईस्ट साइड पे जरा ओशन बता दो कौन सा है। साउथ वाउथ को छोड़ो, मतलब मेजर नाम बताओ उसका। एटलांटिक ओशन। पैसिफिक तो नहीं है ना? नहीं। अब कभी कभार ना कुछ जोग्राफिकल फिनोमेना की वजह से एटलांटिक ओशन गर्म हो जाता है। और आपको पता ना कि ओशन जो होते हैं वहां पर एक फिनोमेना वर्क करता है, ओशन करंट्स। और ओशन करंट्स 2 तरीके के होते हैं, मैंने आपको बताया था, वार्म, कोल्ड। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं जिस रीजन से वार्म करंट पास हो रहा होगा तो वो रीजन के आसपास या उस कोस्ट के आसपास उस शहर में गर्मी होगी, भले ही वो ठंडे इलाके में, मतलब जैसे मतलब मान लो कहने की बात यह है, भले ही वो ऐसे वर्ल्ड के लोकेशन में लोकेट होता हो जहां पर ठंडक रहती हो, स्नोफॉल होती हो, टेम्परेट रीजन में हो, वो हो सकता है सब आर्टिक रीजन में हो, लेकिन अगर वहां से वार्म करंट पास हो रहा है तो जरूर वहां पर गर्मी होगी, गर्मी की प्रक्रिया होगी। बताओ। और क्या मैं ऐसा कह सकता हूं बहुत गर्म इलाका है लेकिन अगर वहां से कोल्ड करंट पास हो रहा है तो थोड़ी सी ठंडक आएगी वहां पे। अब एटलांटिक ओशन में दोस्तों कभी कभार एक फिनोमेना हो जाता है जिसकी वजह से जो ये ओशन करंट्स वगैरह होते हैं और ये ड्राइंग इफेक्ट आ जाता है वहां पर इनकी वजह से। एंड एक और फिनोमेना वर्क करता है, आपको पता है ना, समुद्र के आसपास हमारा 2 फिनोमेना वर्क करते हैं, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, है ना, जो दिन एंड रात का गिव एंड टेक चलता रहता है हवाओं का। ठंडी हवा यहाँ पर जा रही है, गर्म हवा वहाँ पर जा रही है, फिर रात को ठंडा हो जा रहा है शहर, और फिर समुद्र के इलाके में चली गई जो ज़मीन की गर्मी थी वो समुद्र के पास चली गई। लैंड ब्रीज सी ब्रीज का फिनोमेना। अब इसको ना एक नाम दिया जाता है, वैसे तो 2-3 नाम होते हैं इसके, अभी इसके बारे में बिल्कुल टेंशन मत लेना, जब इसका राइट टाइम आएगा मैं अपने आप समझा दूंगा, ठीक है। इसका नाम है एल लीनो। 3 होते हैं वैसे, एक तो ये लिखा हुआ है एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, एक ना ये भी होता है लालीना। तो ये 2-4 फिनोमेना होते हैं, मैं आपको सारे समझा दूंगा। अभी के लिए देखो मैं एकदम से इसको, अभी आपका ज्योग्राफी का बेस नहीं है, क्लाइमेटोलॉजी नहीं पता, अब एकदम से मैं इसको एक्सप्लेन करने लग जाऊँ ना तो चीज़ें हवा के ऊपर से जाएंगी। इसके लिए आपको ना थोड़ा सा बेस जाना पड़ेगा। बस अभी के लिए आप इतना समझ जाओ, आपसे कोई ये पूछे किसी भी एरिया में जहां पर अच्छी खासी बारिश हो रही हो, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन बन सकता है एप्लीकेशन बेस्ड। किसी भी एरिया में प्रदन्या श्रेया अतिथि अच्छी खासी बारिश हो रही हो, वहां मॉइस्चर लेडन विंड्स हो, बहुत गीला पड़ा हो, पूरे साल बारिश होती रहती हो, लेकिन फिर भी एक फिनोमेना बताओ जो कि उस रीजन की सारी मॉइस्चर को मारने की दम रखता है और सूखा बनाने की दम रखता है उसे, तो वो क्या होगा? एल नीनो। अब ये सदर्न ऑसिलेशन छोड़ दो, ये सदर्न ऑसिलेशन बेसिकली ना इस एरिया के लिए बोला जा रहा है ये, ठीक है, मतलब अभी के लिए आप नहीं समझ पाओगे। सदर्न ऑसिलेशन बेसिकली ये एरिया वाइज डिपेंड करता है कि एल नीनो का फिनोमेना क्या आ रहा है। जनरली इसको एल नीनो ही बोला जाता है, ठीक है।
आप इसको यही याद रखना। अब एल नीनो क्या होता है, अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं, जो सी सरफेस टेम्परेचर होता है ना वो बढ़ जाता है। अब बढ़ जाता है, जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो मैं क्या बोलूंगा कि ठंडा हो गया कि गर्म हो गया। टेम्परेचर बढ़ना मतलब क्या, गर्म हो गया। जब वो गर्म होगा तो कैसे इफेक्ट मारेगा बताओ, ड्राइंग इफेक्ट या फिर कैसे इफेक्ट, ह्यूमिडिटी मतलब पानी वाले इफेक्ट क्या होगा, ड्राइंग इफेक्ट। तो बस आसपास की जो जगह होती है वो ड्राई होती रहती है ना, यानी कि मॉइस्चर इतना वर्क कर नहीं पाता, वो सूखता रहता है सूखता रहता है सूखता रहता है और आ जाता है ड्रॉट। इन सारे इवेंट्स की वजह से आप समझ गए कि आपको कोई पूछे कि ये बताओ अमेजन रेन फॉरेस्ट में इतना ज़्यादा मॉइस्चर है, बारिश होती है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वहाँ ड्रॉट कैसे आ गया, तो आप क्या बोलोगे कि ऐसा वर्ल्ड में पॉसिबल है कि जिन जगह पे बारिश होती हो फिर भी वहाँ पर ड्रॉट आ सकता है, सिर्फ एक फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। आप क्या बोलोगे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इसकी, एल नीनो। बस ठीक है। अब ये जो ड्रॉट्स है ना, सबको लगता था कि चलो एक बार आ गया दो बार आ गया, लेकिन क्लियरली दे आर बिकमिंग फार मोर फ्रीक्वेंट। और जब ये ड्रॉट आते हैं ना, हल्का फुल्का सूखा नहीं बनाते, उस हिस्से को बहुत सीवियर आते हैं और एक ऐसी कंडीशन जनरेट कर देते हैं, ठीक है, जो कि वहां पर जो इंसान रह रहे हैं, फ्लोरा है, फोना है, उन सब के लिए जो कंडीशंस वहां पर होनी चाहिए उसको बर्बाद कर देते हैं। और यहां पर क्या होता है, एक और फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल होता है, ड्रॉट आ गया ऊपर से ना, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट ही हमारा स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर वाला, इंसान भी आग लगा देते हैं वहां पर कभी कभार। ये हमने देखा था है ना, कि एक पैच ऑफ लैंड याद है वो चार हिस्सों वाला, मैंने जो एग्जांपल दिया था कि एक को खाली करके दूसरे पे, दूसरे से तीसरे, तब तक वो पहला वाला रिकवर कर गया, दूसरा वाला रिकवर कर गया, है ना। तो नेचुरल जो वाइल्ड फायर्स हैं ये भी लग जाती हैं कभी कभार वहां पर, और ह्यूमन मेड भी। अब देखो मेरी बात समझने की कोशिश करना है, लास्ट पॉइंट में ये दो शब्दों में आपको दिक्कत हो सकती है। इंसान तो आग लगा देते हैं, ये वाली बात तो चलो आपको पता है, ओके। अब जब ड्रॉट आ जाता है ना वहां पर, तब इंसान क्या सोचते हैं कि चलो अभी तक तो गीला पड़ा हुआ था, ये मैं सिर्फ अमेजन रेन फॉरेस्ट की बात कर रहा हूँ, आसपास के उस हिस्से की, ठीक है, साउथ अमेरिका की। तो वो क्या सोचते हैं, लोगों को ज्ञान तो होता नहीं है कि चलो अभी तक तो गीली रहती थी पत्तियां वगैरह, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर मुश्किल होता था, चलो अब सूखा पड़ने लग गया कुछ सालों से, चलो आग लगा देते हैं आराम से, तो यहाँ पर पैच ऑफ लैंड आराम से क्लियर हो जाएगा। हमें जो ऐश है ना, ऐश जानते हो ना, राख जो होती है जो लैंड को क्लियर करने के लिए, उसको उपजाऊ बनाने के लिए ज़रूरी होती है, इसी इसी वजह से तो लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करते हैं, ये कर देते हैं। अब फिर क्या होता है, अमेजन रेन फॉरेस्ट वैसे अपने आप में दोस्तों इतना गीला है कि वहां पर आग लग सकती थी नेचुरल वे में, बताओ नहीं लग सकती थी, लेकिन ड्रॉट की वजह से नेचुरल वाइल्ड फायर्स भी लग जाती हैं वहां पर। ये क्या है वो, ओके। दूसरा पॉइंट, और क्या थ्रेट है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। अब इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कुदरत के इंसान, इंसान जो लोग हैं वो लैंड को क्लियर करते हैं बाय कटिंग डाउन द वेजिटेशन ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ठीक है। उसके बाद वो कोशिश करते हैं कि पेड़ जो हैं वो सूखते रहें, उनमें से मॉइस्चर निकल जाए, और ड्राई सीजन में उसको बर्न कर देते हैं पूरा का पूरा। क्यों, उस टाइम पर जिस टाइम पर वो गीले हैं तब वो बर्न करेंगे तो लकड़ियां पूरी तरीके से जलेंगी ही नहीं, तो ऐश अच्छा मिलेगा ही नहीं, है कि नहीं। जिन पेड़ों में मॉइस्चर रह गया है अतिथि, तो वहां पर उसको जलने के बाद राख अच्छी मिलेगी नहीं ना, आधे पेड़ जले आधे नहीं जले, आधा कोयला बन रखा, उनको तो प्रॉपर राख चाहिए होती है ना, है कि नहीं। फिर क्या होता है, फुली क्लियरिंग द डेंस फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर यूज, ये कभी कभार बहुत सारे साल लगाते थे, और मैंने आपको बताया भी था, याद है, 5 से 8 साल, 5 से 8 साल मैं बार बार बोलते चल रहा था, है ना। जब एक लैंड से दूसरे लैंड वो पर्सन मूव करता है, तो बस इसी को कहते हैं स्लैशिंग एंड बर्निंग, या फिर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। और इंडिया में नॉर्थ ईस्ट के कई कोनों में इसको क्या बोला जाता है, झूम कल्टीवेशन, है ना। इसके वर्ल्ड में अलग अलग नाम होते हैं, वो हम 10th क्लास की जो ज्योग्राफी की बुक है, कंटेम्प्ररी इंडिया पार्ट 2, वो वहां पर आपको मिल जाएंगे सारे नाम, लेकिन वो हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, आपको खुद से अभी कुछ भी नहीं करना है। अब ये वाला बताओ, इंटेंशनल फायर्स कॉज्ड बाय लैंड ग्रैबर्स, ये भी पता लग रहा है कि मैनमेड एक्टिविटी की वजह से होता है ना। इंटेंशनल वर्ड आ गया यहां पर, कुदरत तो कभी इंटेंशन से कुछ करेगी नहीं, दे आर मैन मेड। एंड ये बेसिकली जो ये वाली जो फायर्स होती हैं ये इलीगली लगाई जाती हैं बाय लैंड ग्रैबर्स। लैंड ग्रैबर्स मतलब क्या, जिन्होंने ज़मीन वहाँ पर हथिया ली है, या फिर जिन्होंने ज़मीन किसी से छीन ली है, किसी ट्राइबल ग्रुप से छीन ली है,
तो वो ऐसा क्यों करते हैं? एक तो क्या होता है कि जंगलों में आप लेकर जाकर भेड़ बकरियों को चरवा सकते हो क्या, बताओ? जंगल में जाती हैं भेड़ बकरियां चरने। एक लैंड ऐसा तो होना चाहिए ना कि जहां पर उनके पास सिर्फ इतना पर्याप्त मात्रा के अंदर अवेलेबल हो कि उनको रोज अपना फॉडर मिल जाए अच्छे से, है ना? तो वो क्या करते हैं, जैसे आप लोगों ने एक चीज देखी है कभी फॉरेन मूवीज के अंदर, एक घोड़ों की एक जगह बनाते हैं, हॉर्स होता है ना, उसको एक लकड़ी की फेंसिंग कर दी जैसे कि वो उतने एरिया में ही चरेंगे, वो सिर्फ सारा लैंड क्लियर करके। इसको बोलते हैं कैटल रेंचिंग। और सोयाबीन कल्टीवेशन के लिए ये चीज इन्होंने कर दी। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, कैटल रेंचिंग को तो 1 मिनट में मैं अभी दोबारा डिस्कस करता हूं, लेकिन सोयाबीन कल्टीवेशन से क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि साउथ अमेरिका के अंदर आज मुझे क्रॉप मिल गया कि किसकी कल्टीवेशन होती है? सोयाबीन की। क्या मैं ये भी बोल सकता हूं ब्राजील के अंदर सोयाबीन की प्रोडक्शन पॉसिबल है? ठीक है, ये चीज है कि अगर हो रही है तो ऑब्वियसली बात है पॉसिबल है। अब मैं कैटल रेंचिंग एक बार आपको दिखा देता हूँ, आप फोटो देखकर समझ जाओगे, ये पक्का आपने कहीं ना कहीं देखा तो हो गई। कैटल रेंचिंग, हाँ बिल्कुल, जो बाहर की जैसे मूवीज, ये जो काउ बॉय टाइप वो नहीं होते हैं जो, अब इन्होंने क्या कर रखा है देखो, एक एरिया को जैसे क्लियर कर दिया। अब ये जंगल होता अगर जैसे मतलब मान लो, तो यहाँ कुछ पॉसिबल होता ही नहीं। अब आप कहोगे रेंचिंग कहाँ है? भाई ये रेंचिंग ही है, अगर आप ध्यान से देखो ना, देखो एक लोहे की तार बन रखी है करंट वाली, ध्यान से देखो, ये पूरी की पूरी तार जा रही है, देख रहे हो ये पूरी। अब देखो हॉर्स है, कुछ बफेलोज हैं, काउज हैं, ये इसने लगा रखा होगा पूरा अपने फील्ड में फेंसिंग। अब ये यहीं चरेंगे आराम से। और पता नहीं ये घोड़ा जैसे ही इस तार को टच करेगा ना, ऐसे ही कीक निकलेगी ना इसकी, 2 पैरों पे खड़ा हो जाएगा। और इनको कंट्रोल करने के लिए अक्सर आपने पिक्चरों में देखा होगा डॉगी रहते हैं इनके साथ में, जो भौंकता है, एक लाइन पे चलवाता है इनको, है ना? वही चीज़। अभी देख रहे हो जहां जहां तक ये चरते जा रहे हैं, तो ये फेंसिंग बनाते जा रहे हैं अपनी, जैसे वो नहीं होता चरखा, नहीं होता एक रील होती जैसे वो मांझा होता है जैसे पतंग का, तो वैसे ही फेंसिंग बनाता चला जा रहा है। बस यही है कि एक एरिया में बेसिकली हमें उनको चरवाना है। और अगर इसको मैं प्रॉपर तरीके से दिखाऊँ ना, एक फोटो ये भी नहीं, ये यही चाह रहा था मैं फोटो एक, ये देख रहे हो, ये ऐसे लकड़ी वाली, ये पक्का देखे होंगे आपने, है ना, जो बॉर्डर बना दिए जाते हैं कुछ ऐसे, ये रहा प्रॉपर, इतने हिस्से में ही चलना है। अब एक बात बताओ, ये लैंड इसने पक्का क्लियर कर रखा होगा ना, ये है ना? बस यही कह रहा हूँ आपसे। अब इसके पीछे वाद विवाद क्या है राजनीतिक? एक तो है जो प्रेसिडेंट हैं ब्राज़ील के, जैर बोल्सोनारो। अब ये बुक जो लिखी हुई है, इसमें जो नाम लिखा हुआ है, ये तो हमें ये मेंशन कर रहा है कि इसका नाम जैर बोल्सोनारो। हमारी ड्यूटी ये बनती है हम जाके चेक करें ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट। आपको उसका नाम पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है? शॉर्ट में आप इसको बोलो लूला ड सिल्वा, ठीक है? ब्रदर ने जस्ट इमेजिन तुम्हारा हस्बैंड होता है ये, है ना? नाम देखो उसका कितना भयंकर है भाई, लूला ड सिल्वा, ठीक है? हालांकि आपको ऐसा कभी भी कुछ याद नहीं करना होता है कि लेटेस्ट प्रेसिडेंट कौन है क्या है, एक बार के लिए बस हमने देख लिया। पता है क्यों? देखो हमारे पास अब जैसे आपने सेकंड एडिशन मंगवाया, आ गई आपके पास, बुक आ गई, हाँ, तो उसमें शायद से अपडेटेड नाम होगा मेरे ख्याल से, ठीक है? तो इन्होंने बेसिकली क्या करा है, ये जो फॉरेस्ट प्रोडक्शन एजेंसीज थी ना, इनकी पावर को इन्होंने कम कर दिया है और इनके पास जितनी ऑटोनॉमी थी उसको भी कम कर दिया है। अब मुझे वो बताओ, सबसे ज़्यादा बेस्ट रखवाली
जो अमेजन रेन फॉरेस्ट, या फिर अगर मैं इसको ब्राज़ीलियन, क्योंकि यहाँ पर प्रेसिडेंट का नाम आ रहा है लूला डा सिल्वा, अब ये नहीं है, ये एक्स हो चुके हैं, ठीक है, ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट। यानी ब्राज़ील के, अगर आप में से किसी को ये लगाओ कि ब्राज़ील के बारे में क्यों डिस्कशन हो रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया, अमेजन रेन फॉरेस्ट का मेजोरिटी पार्ट कहाँ पर आता है, ब्राज़ील के अंदर, है ना। अब ये ना फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एजेंसी की मैं बारे में आपसे पूछ रहा था, सबसे ज़्यादा बेस्ट रखवाली कौन कर सकता है अमेजन रेन फॉरेस्ट की? नहीं नहीं, मतलब सरकार में सबसे ज़्यादा कौन कर सकता है? जो जंगलों में रह रहा है वही ना। जैसे एक बार बताओ, हम लोग सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने वाले हैं, ओके, लेकिन अगर हमसे कोई कहे कि छत्तीसगढ़ के जंगलों की रखवाली करनी है, बहुत अच्छे से इसको देखना है, मैनेज करना है, अब मैं ऑप्शन बताना, अब मैं किसको चुनूं? आईएएस को चुनूं, इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर को चुनूं, या फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर को चुनूं, आईएफओएस, फॉरेस्ट वाले को ना। यही चीज़ है। अब जब तुम इसकी पावर और ऑटोनॉमी कम कर दोगे, तो हो सकता है कि कल को जाके ये स्टेट पेनल्टीज एंड जो स्टेट पेनल्टीज हैं, सीवियर, जो कुछ मिला के इम्प्रिजनमेंट मेजर्स हैं या प्यूनिटिव मेजर्स हैं, कुल मिलाकर स्ट्रिक्टनेस से बरतना चाह रहे हो, लेकिन आपने इनकी पावर ही छीन ली है, पावर ही नहीं दे रखी है इतनी, तो वो भी ढीले पड़े हुए हैं, तो आग लग रही है, लोग कुछ भी कर रहे हैं। क्योंकि यहां पर बेसिकली क्या है, देखो, आप ना हमारे देश से एक चीज़ रिलेट करने की कोशिश करो। एक एग्रीकल्चर लैंड है किसी एक पर्सन का, ओके, एक ज़मीन है जिसकी खेती बाड़ी होती है, और एक हमारी प्रॉपर्टी है जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, मान लो कि 150 गज का हमारा मकान है, और एक एग्रीकल्चर लैंड है, ये दो पर्सन है अलग अलग, ओके, केस 1 एंड केस 2। हमारी प्रॉपर्टी से सरकार को कुछ लेना देना होता है कि हम कुछ भी करें, हम आग लगा दें घर में, हम दीवारों पे कुछ भी रंग डालें, कैसा भी कर दें, तोड़ फोड़ के नया बना लें, हर साल मरम्मत करवाएं अपने घर की, कुछ लेना देना कोई कुछ कहेगा हमसे? लेकिन अब एक चीज़ इमेजिन करके देखो, अच्छा ब्लॉक में अगर सारे लोग अपना हथौड़ा लेके घर तोड़ने लगे, शीशों पे फोड़ने लगे अपने आप को, किसी को कुछ लेना देना होगा आरडब्ल्यूए को, या फिर गवर्नमेंट को, या कुछ प्रशासन ऐसा कुछ बोलेगा क्या? कुछ नहीं। लेकिन मान लो एक प्रक्रिया स्टार्ट हो जाए अतिथि, के सारे जो देश के किसान हैं वो अपने खेतों में आग लगाने लगे, सरकार चिंतित हो जाएगी क्या? क्यों? ये लैंड तो उनका है, जैसे हम अपने 150 250 के गज के घर में रह रहे हैं, फिर क्यों? जब सरकार हमसे कुछ नहीं बोल रही तो इनको क्यों बोल रही है? ये भी तो इनकी प्रॉपर्टी है, जैसे हम अपनी प्रॉपर्टी पे रह रहे हैं। क्योंकि ये जो एग्रीकल्चर, हाँ हाँ, बोलो बोलो। तो एग्रीकल्चर लैंड से बेसिकली ये लिंक होता है कि देखो, जो यहाँ से एक एक जो अनाज का बोरा जो हो सकता है, वो किसी का पेट भर सकता है, मिड डे मील स्कीम के अंदर काम आ सकता है। और बेसिकली अगर ऐसे करते करते एक एक एग्रीकल्चर लैंड तबाह हो गया, तो देश खाएगा क्या? तो इसलिए ना, जब किसान अगर कभी भी किसी प्रदर्शन पर उतरते हैं, या किसानों को कुछ भी असमंजस होती है ना, तो सरकार सबसे पहले सामने आती है। क्यों? अगर ये बागी बन गए ना, तो देश में फिर कोई खाना नहीं खा सकता, फिर सब भूखे रह जाएंगे, है ना। फॉरेस्ट क्लियरिंग जो है, इसको इंकरेज करा गया है, कैसे? एग्रीकल्चर सब्सिडीज देकर और टिम्बर कंसेशन। अच्छा, टिम्बर वर्ड क्या होता है? लकड़ी, बस वो ना ड्रामेबाजी वाली बात, जैसे वो फाइबर होता है ना, और फैब्रिक होता है, कपड़े को ही कहते हैं, ऐसे ही लकड़ी को टिम्बर कह दिया जाता है। अब बेसिकली इस पे क्या है, जब आप एग्रीकल्चर सब्सिडीज दोगे, देखो ना, एग्रीकल्चर सब्सिडीज देने को तैयार हो रही है सरकार, तो जंगल क्लियर नहीं होंगे क्या उससे? बताना। लोग तो यही सोचेंगे ना कि देखो खेती बाड़ी करना कितना सस्ता हो रहा है, हम अपना खुद का बनाकर कुछ खा सकते हैं, और जंगलों पे तो हम क्या ही करेंगे, इस लैंड को क्लियर करके हम खेती बाड़ी वो कर लेते हैं। सरकार फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दे रही है, मेन्यूर पे सब्सिडी दे रही है, कुछ सीड्स होंगे, जैसे हमारे देश में HYV वैरायटी के सीड्स होते हैं, तो लोगों को लगता है कि इस पे अच्छे से हम भुट्टे भुट्टे की, मेज़ की, कॉर्न की, रागी की, जो भी उधर क्रॉप्स होते हों, उनकी खेती करेंगे हम लोग आराम से, और खाएंगे, और बेच भी सकते हैं उसको, है ना। तो अब वो क्या करते हैं, अंधाधुंध जमीन पे कब्जा करते करते, जैसे दो तरह के लोग हैं वहां पे, एक तो लैंड ग्रैबर्स, जमीन पे कब्जा कर लिया, और दूसरे क्या है, या जिन्होंने सस्ते रेट पे जमीन खरीद ली। अब एक बार बताओ, ये जो प्रेसिडेंट है, इन्होंने जो पावर डिक्रीज कर रखी है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एजेंसी की, अगर ज़्यादा पावर बढ़ा रखी होती, तो कम से कम एक ये प्रोटेक्शन स्कीम भी तो लेकर आ सकते थे ना, ये फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एजेंसीज, क्या कि एक रूल डिक्लेयर कर दो, प्रेसिडेंट से बोल सकते थे ये, या फिर खुद भी एक मैनेज कर सकते थे अमेजन रेन फॉरेस्ट को, कि फॉरेस्ट की जमीन किसी को बेची ही नहीं जाएगी कभी भी।
लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, देखो क्या है कि ये जो प्रेसिडेंट थे ना, जेयर बोल्सोनारो, इनकी कुर्सी गई ही इसकी वजह से थी। और ब्राज़ील के हर एक प्रेसिडेंट पे आजकल जो साया है ना वो इसी का है। पूरे वर्ल्ड में ना इनकी बदनामी होने लगी थी, और इनकी भी ऐसी जो लूला डा सिल्वा है ना इनकी भी होती है। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये ना जो लकड़ी काटने वाले जो टिम्बर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो होते हैं, उनको बेसिकली क्या करते हैं, ठेका दे देते हैं। अब ठेका दे दिया, ठीक है, वो लकड़ी काट काट के ले जा रहे हैं। तो दुनिया इनसे सवाल करती है यूनाइटेड नेशंस वगैरह में जब ये जाते हैं कि आप ऐसा क्यों करते हो। अब ये पता क्या बोलते हैं, यार हमारी जीडीपी वगैरह भी तो स्लो हो रही है, हमारे पास सिर्फ यही तो रिसोर्सेज हैं, हमारे देश में तो और कुछ है ही नहीं, सिर्फ जंगल जंगल ही तो भरे हुए हैं, हम अपने देश को कैसे चलाएं, और तुम्हें क्या लेना देना से मेरी कंट्री में कुछ भी करूं। लेकिन अब पूरा सही बात है, पूरा देश कुछ ऐसा तो है नहीं कि इनको फोर्सेस लेकर घुस जाएगा, है ना, कि सारी कंट्रीज ने फोर्सेस बनाई कि चलो भाई इस पे कब्जा करते हैं। अब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। अब इन्होंने चालाकी क्या खेली थी मैं आपको बताता हूं। इन्होंने ना ये बोला कि देखो भाई हमारे पास तो है पैसों की तंगी, हम तो जंगल को अंधाधुंध कटवाएंगे, लकड़ियां बेचेंगे। ये जो टिम्बर कंसेशन लिखा हुआ है ना, ये इसी पॉइंट से कनेक्टेड है कि लकड़ियां कटवाएंगे, और हम इंटरनेशनल मार्केट में यहाँ से जो बेस्ट क्वालिटी की जो लकड़ियां होती हैं, और जो फॉरेस्ट को क्लियर करके जो एग्रीकल्चर लैंड है, हम खेती बाड़ी वगैरह सब कुछ करवाएंगे। पूरी दुनिया आ गई भाई साहब, हाथ जोड़ रहे हैं आके आपके आगे, हर साल हम आपको इतना इतना मिलियन डॉलर्स का फंड दे दिया करेंगे, आप अपने जंगलों को कुछ भी मत करो और हमसे पैसा ले लो। अब यही तो इंटेंशन था। बात समझने की कोशिश कर रहे हो, यही तो इंटेंशन था। मान लो ये पता है कैसा, इसने पता है कैसा रवैया अपनाया, मैंने किसी लड़की से बोला है मैं डाउरी नहीं लूंगा, शादी हो गई मेरी, ठीक है, रह रहे हैं, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया। अब उसके बाद ना एक चालाकी खेली मेरे दिमाग ने, मैं उसके लड़की के पापा से, अपने फादर इन लॉ से बोल रहा हूँ, मेरा तो काम ही अच्छा नहीं चल रहा, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, और मुझे इतने पैसे चाहिए, अब हो ही नहीं पाते, अब क्या करें, हम तो बहुत छोटा सा घर देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। अब भाई लड़की के बाप को भी लगेगा कि यार मेरी बेटी तो कभी ऐसे इतने हार्श और रफ एनवायरनमेंट में तो रही नहीं है, तो हम क्या करें। तो उन्होंने बोला कि लो दामाद जी मैं दे देता हूँ तुम्हें इतने पैसे, इतने लाखों रुपए वो करके। अब ये बेसिकली क्या है, ये पूरी जो ड्रामा रचा मैंने, यही तो इंटेंशन ही तो यही थी। सेम यही खेल खेल रहा है ये जो उधर के जितने भी प्रेसिडेंट है ना, ये यही खेल खेल रहा है कि पहले तो जैसे मैंने मान लो कि दहेज को मना कर दिया, पहले तो उसने, मतलब देखो ना, शुरू से जब इसको लंग्स ऑफ द अर्थ बोला जाता है, तो एक बात बताओ, प्रेसिडेंट है भाई ये बंदा, कोई अनपढ़ तो है नहीं, ठीक है, या ऐसा तो है नहीं कि चीज़ों से वाकिफ नहीं है। तो ब्राज़ीलियन जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं, ब्राज़ील के जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं, क्या उनको नहीं पता कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम जंगलों को कटवाएं कि ना कटवाएं, इतनी अकल बुद्धि नहीं है इनमें? क्या बताना ज़रा, ये भी तो रोटी खाते हैं, मतलब समझ गए ना, अनाज खाते हैं, कम से कम गोबर तो नहीं खाते कि इनकी बुद्धि काम ना करे। ये फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड से क्या चाहिए थी, फंडिंग, ठीक है। और बात ये है ना कि एक तीर से दो निशाने लग गए, कि चलो कल को फंडिंग रुक गई, दोबारा अंधाधुंध काटना स्टार्ट करेंगे, वो तो फिर बढ़ाएंगे फंडिंग। और सारी कंट्रीज इतना इतना योगदान दे रही है ना, कि आप अगर उस अमाउंट को देखोगे ना, सारी चीज़ें तो देखो आपको भी पता होगा, शायद खबर अखबारों में तो आती भी नहीं है हर एक चीज़, है ना। लेकिन पूरी दुनिया चिंता में इसलिए क्योंकि आसपास की जितनी कंट्रीज हैं, ठीक है, या फिर दुनिया को जिस तरह से नुकसान हो सकता है, तो वो फिर क्या सोच रहे हैं दुनिया वाले, या जितनी कंट्रीज ने मतलब इनको वो फंडिंग दी है, कि उसके बाद जो क्लाइमेट चेंज के जो रेपरकशंस आएंगे, वो ड्रॉट, जो सीवियर ड्रॉट इवेंट्स हैं, या एल नीनो का जो इवेंट है, या कुछ भी है, मतलब मान लो चलो एल नीनो तो चलो एक अलग ही फिनोमेना, वो तो ओशंस पे होता है, लेकिन सीवियर ड्रॉट की जो प्रक्रिया है वो सिर्फ फिर तुम्हारी कंट्री तक सीमित नहीं रहेगी ना, फिर वो हमारी कंट्री में भी फैलेगी। और ये जो इतना ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज होता है, वर्ल्ड इससे भी क्या कहते हैं, जूझेगा, और फिर लोग बीमार पड़ेंगे, हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, अर्थ पर मेजर जो जोग्राफिकल फिनोमेना है वो और ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाएंगे। तो हम सिर्फ जैसे समझ गए ना, सरकार को जैसे हमारे 150 गज के प्लॉट से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन 50 गज का एक खेती बाड़ी का हिस्सा हो, जहां पर आप एक ही बोरा मान लो कोई गेहूं उगाते हो, चावल उगाते हो, सरकार को उससे बहुत कुछ लेना देना है। सिमिलरली पूरी दुनिया को अमेजन
कि अमेजन रेन फॉरेस्ट ब्राजीलियन रेन फॉरेस्ट से बहुत कुछ लेना देना है। और ब्राजील से ही क्यों दरख्वास्त करी जाती है? क्योंकि 95% जो इसका लैंड एरिया है रेन फॉरेस्ट का, अमेजन का, वो कहां लाया करता है? ब्राजील में। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।